देखिए प्रोटॉन और अल्फा कण की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर है तो इन दोनों में से निम्न में से बराबर होगा। तो देखिए होता है लेमडा पी डी ब्रोगली समीकरण होता है P बराबर H अपान लेमडा। क्या होता है? ए बराबर लेमडा। अगर मान लीजिए P1 बराबर H अपान लेमडा 1 लिखे और प्रोटॉन के लिए तो यहाँ P लिख दिए, ठीक। और P अल्फा कण के लिए H अपान लेमडा अल्फा। P1 बटे P2 करते हैं हम लोग। P1 बटे अगर P2 मतलब PP बटे P अल्फा करते हैं तो H अपान लेमडा P अपान H अपान लेमडा अल्फा। H ख़त्म, कितना आया? लेमडा अल्फा बटे लेमडा P। ये दोनों भी बराबर हैं, प्रश्न बोला है तरंगदैर्ध्य बराबर है तो दोनों कट जाएगा। तो PP बटे P अल्फा बराबर 1/1 इसी गुणा कर देंगे PP बराबर P अल्फा, यह हो जाएगा। तो इसका मतलब संवेग बराबर होगा। एक श्रेणी क्रम LCR परिपथ में अनुनाद की व्यवस्था में I व V के बीच कलांतर है तो कास फाई बराबर होता है इसमें R अपान Z का मान होता है अंडर रूट कास फाई इक्वल टू R अपान Z बराबर R अपान अंडर रूट XL माइनस XC के वर्ग प्लस R²। यहाँ पे अनुनाद की स्थिति में होता है, अनुनाद के लिए होता है XL बराबर XC, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। कितना आएगा? कास फाई बराबर R अपान ए 0 हो जाएगा। XL बराबर XC है तो 0 हो जाएगा। R² वर्गमूल R कट गया 1। तो कास फाई बराबर कास 0 और कास 0 का मान मतलब 1 का मान कास 0 तो फाई बराबर 0। तो कलांतर आएगा मेरा 0 0, ऑप्शन नंबर 1। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन M बराबर इतना E बराबर इतना वृत्ति गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, ये चुंबकीय क्षेत्र इसके लंबवत कोई आवेशित कण अगर गति करेगा तो उसका मार्ग जो है उसमें वृत्ताकार बन जाता है। तो वृत्ताकार बनता है तो उसमें त्रिज्या का सूत्र होता है R बराबर mv बटे QB होता है, लेकिन अब हमें गतिज ऊर्जा दिया है तो इसलिए हम लोग K बराबर क्या लिखेंगे बटा 2 mv²। K का मान दिया है, V हमें पूछा है तो 2K बटे mv बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2K बटे m। तो 2K का मान 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको हम लोग जूल में व्यक्त करेंगे। 10 गुणे 6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ ये जूल हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलना है तो 10⁻6 गुणे 10⁻⁻⁰ से गुणा करना है बटे m के स्थान पे 9 गुणे 10⁻31। इसको पूरा हल करेंगे तो आएगा 1.9 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। आवेश Q R त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक आवेश Q के परितः एक बार चक्कर लगाता है, कृत कार्य बताइए। देखिए भैया ये क्या है? वृत्त है, यहाँ पर Q आवेश है, ये बड़ा वाला Q है, छोटा वाला आवेश क्या कर रहा है? ऐसे चक्कर लगा रहा है, A से चल रहा है और घूमते हुए पुनः फिर A पे पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो कृत कार्य, तो देखिए आवेश है तो आवेश के लिए कार्य होता है W बराबर होता है QV। क्या होता है? QV। देखिए ये जो आवेश गति करेगा उसका आवेश, जो चार्ज गति करेगा उसके लिए Q यह है, और यह वाला V जो होता है ना यह Q के परितः भी होता है। जो आवेश यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न करेगा, जो आवेश यहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न करेगा उसके लिए यह होता है। ये V क्या होता है? Q द्वारा उत्पन्न विभव। तो कार्य बराबर होता है Q गुणे डेल V होता है। क्या होता है? डेल V। तो W बराबर Q डेल V का मतलब कि यहाँ से चलते हुए फिर यहीं पहुँच गया, इसका मतलब VA माइनस VB हो जाएगा, VA माइनस VA हो जाएगा, ठीक। तो
तो कितना आ जाएगा Q गुणे 0 बराबर 0। क्यों हुआ? क्योंकि कोई आवेश ए से चल रहा है, बी पे पहुँचता तो हम क्या लिखते वी बी माइनस वी ए से चलकर फिर पुनः ए पे पहुँच जा रहा है, तो इसलिए हम वी ए माइनस वी बी लिखे, वी ए माइनस वी ए, यहाँ 0 0। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए अगले प्रश्न में है, विराम में एक पतीला 3 टुकड़ों में फटता है। समान द्रव्यमान के 2 टुकड़े एक दूसरे के लंबवत समान चाल 30 मीटर प्रति सेकेंड से उड़ते हैं। तीसरे टुकड़े का द्रव्यमान प्रत्येक अन्य टुकड़े के द्रव्यमान का 3 गुना है। विस्फोट के तुरंत बाद इसके वेग का परिमाण है। इसके वेग का परिमाण है, क्या है? 4 ऑप्शन है। चलो हम लोग देखते हैं। ये पहले बड़ा द्रव्यमान था, ठीक, ये 3 भाग में टूटा। एक सीधा मान लीजिए इधर गया, x अक्ष पे मान लेते हैं। दूसरा वाला ऐसे गया, एक यह मान लेते हैं, ठीक। और एक तीसरा टुकड़ा है, वो हमें नहीं पता है किधर गया, तो हम उसको भी मान लेते हैं, इधर मान लेते हैं भी। इसी को निकालना है, इसका परिमाण क्या है, v3, इसका भी मान लेते हैं। इसका है 30 मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी है 30 मीटर प्रति सेकेंड। इतना है 30 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें निकालना है, तो इसमें क्या है, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। संवेग संरक्षण के नियम से प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग हो जाएगा m गुणे 0, क्योंकि इस विराम में था, विराम में तो इसका वेग 0 बराबर अंतिम संवेग m गुणे, इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं, इसका भी m मान लेते हैं, ठीक। इसका 3m दिया है, 3 गुना है तीसरे वाले का, इसका 3m मान लेते हैं। ये तीसरा वाला है, इसको 3m। m गुणे v के स्थान पे 30 i कैप लिखेंगे यहाँ पर, प्लस इसका संवेग 30 गुणे j कैप, मतलब 30 m गुणे 30j, ठीक, डाट दीजिए चाहे गुणा लिखिए क्या। और तीसरा है प्लस 3m गुणे v, सदिश ले रहे हैं, सदिश में ये 0 हो गया। यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0 बराबर 30m i कैप प्लस 30m j कैप प्लस 3m v वेक्टर। इसी का मान निकाला है, सबको इधर भेजते हैं। माइनस 30m i कैप माइनस 30m j कैप और बटा 3m बराबर हो जाएगा v वेक्टर। हम v वेक्टर हल करेंगे तो m कट जाएगा, 10 10 कट जाएगा, बचेगा v बराबर -10 i माइनस 10 j। इसका परिमाण पूछा है, तो परिमाण मतलब मापांक निकालना होगा। √10 -10 की स्क्वायर प्लस -10 की स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड डायरेक्शन नहीं पूछा है, तो 10√2 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अगला प्रश्न है, 2 संबंधित एक त्रिज्याओं और 4 संबंधित एक लंबाई वाले एक ही पदार्थ के 2 तारों को एक समान लंबाई वृद्धि के लिए F1 और F2 बलों से खींचा जाता है, तो F1 संबंधित F2 का मान होगा। पहले इसमें देखिए क्या होता है, एक ही पदार्थ के लिए तो यंग प्रत्यास्था गुणांक सेम होगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक नियत। क्यों? क्योंकि एक ही पदार्थ के हैं। और डेल्टा एल समान लंबाई वृद्धि होती है, तो मतलब डेल्टा एल या छोटा वाला एल भी क्या है, नियत, ठीक। तो हम लोग सूत्र लिखते हैं। सूत्र हमारा होता है y बराबर f बटा a और l बटा l होता है। ये प्रारंभिक लंबाई होता है, वृद्धि होती है। इस हमें f के बारे में गणना करें तो f का सूत्र बनाइए।
एफ बराबर हो जाएगा मेरा वाई ए एल बटा बड़ा वाला एल। इसमें कौन कौन सा नियत है, वाई नियत है, एल नियत है, तो उसको छोड़ देते हैं, वाई को एल को छोड़ देते हैं, तो एफ अनुक्रमानुपाती क्या आ गया ए अपान एल। ये मेरा सूत्र बन गया। तो हम क्या करेंगे F1 बटे F2 बराबर A1 बटे L1 गुणे मतलब बटा A2 बटे L2 करेंगे तो मेरा आ जाएगा A1 L2 नीचे A2 L1 ये आएगा। तो A1 बटे A2 का मान है, अच्छा A1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर L2 अपान पाई R2 स्क्वायर L1। पाई पाई से खत्म। त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 2 संबंधे 1, मतलब R1 बटे R2 2 संबंधे 1 है, तो हम लोग लिखेंगे 2 बटे 1 स्क्वायर गुणे L2 बटे L1 बटे L2 है, तो हम लोग L2 बटे L1 क्या लिखेंगे 1 बटे 4, तो हो जाएगा 4 गुणे 1 बटे 4, 4 4 से खत्म 1 बटा 1 यानी 1 संबंधे 1, ऑप्शन नंबर 1। हाँ, किसी द्विपरमाणु गैस के रुद्धोष् परिवर्तन में P और T का संबंध है, P अनुक्रमानुपाती T पावर n, तो जहाँ n है तो देखिए क्या होता है, पहले रुद्धोष् परिवर्तन के लिए सूत्र होता है PV पावर गामा बराबर नियतांक होता है, तो हम T और P के बीच में संबंध निकालेंगे, तो T और P के बीच का संबंध होता है T पावर गामा बटे P पावर गामा माइनस 1 बराबर नियतांक होता है, क्या होता है नियतांक। तो द्विपरमाणु गैस है, द्विपरमाणु गैस में हम लोग क्या इसको K मान लेते हैं, इसको K मानते हैं, तिरछा गुणा करिए तो T पावर गामा बराबर हो जाए K P पावर गामा माइनस 1। गामा का मान द्विपरमाणु 1 + 2 अपान n होता है, n स्वतंत्र कोटि होता है, तो द्विपरमाणु में स्वतंत्र कोटि 5 होता है। एक परमाणु में कितना होता है, एक परमाणु में स्वतंत्र कोटि 3, एक के लिए 3 होता है, द्वीप के लिए 5 होता है, और एक परमाणु त्रिपरमाणु के लिए कितना होता है 6, ठीक, बहुपरमाणु 6 होता है। यहाँ 5 है, 5 का 5 7 बटे 5, तो यहाँ हो जाएगा T पावर 7 बटे 5 बराबर K P पावर 7 बटे 5 माइनस 1, एक ही नीचे चला आएगा, T घाते 7 बटे 5 बराबर P घाते 5 कम 5 7 2 बटे 5। अब क्या करना है, यहाँ पे P घाते 2 बटे 5 अनुक्रमानुपाती T घाते 7 बटे 5 हो जाएगा, P घाते 2 बटे 5 T घाते 7 बटे 5, दोनों पक्षों का 5 घात करेंगे तो 5 5 खत्म हो जाएगा, या तो P अनुक्रमानुपाती T घाते 7 बटे 5, ये घात जो है यहाँ पे हो जाएगा व्युत्क्रम, 5 5 से खत्म 7 बटे 2, तो P अनुक्रमानुपाती T घाते 7 बटे 2। और प्रश्न में दिया है इसका मान n दिया है, इसका मान कितना दिया है n, तो इसका मतलब n के बराबर हो जाएगा 7 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, एक लंबे बेलनाकार कांच के बर्तन में पेदी में एक r त्रिज्या का छोटा सा वृत्ताकार छेद है, T पृष्ठ तनाव और ρ घनत्व वाले पानी भरे बर्तन में इसे पानी अंदर न घुसने की दशा तक की गहराई h तक डुबोया जाता है, तो h है, तो इसका सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं पेदी के लिए पहली बार थीटा बराबर 0 अंश हो जाएगा, h बराबर होता है 2t cos थीटा अपान r रो जी, तो हम क्या करेंगे यहाँ थीटा 0 करेंगे तो एक हो जाएगा 2t बटे r रो जी, यह फार्मूला हो जाएगा। इतने गहराई तक जाएगा तो उसमें मतलब पानी नहीं घुसेगा। दूसरा प्रश्न है, यदि कांच की एक छड़ को उसी अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाता है तो यह मुड़ी हुई प्रतीत होगी, अधिक लंबी प्रतीत होगी, कम लंबी होगी, गायब हो जाएगी। अगर जितना अपवर्तनांक कांच का है उसी के अपवर्तनांक में उसको डुबोया जाएगा तो गायब हो जाएगी, क्योंकि उसमें प्रकाश सीधी अपवर्तनांक सम्मानित प्रकाश जो है प्रकाश मुड़ेगा नहीं, प्रकाश सीधा जाएगा, इसलिए वह
उस द्रव में गायब हो जाएगी। फिगर में दर्शाए धारावाही तार के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा वाला लूप है इसको 1 मान लिए, बड़े वाले का मान लिए 2, ठीक। अब पूरे लूप के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B बराबर μ0/2 I/R होता है, I/R होता है, ठीक। लेकिन हमारा लूप आधा है तो आधे के लिए सूत्र होता है, देखिए ये पूरे लूप के कारण है। कारण केंद्र पर, कहाँ, केंद्र पर। अगर लूप आधा है तो उसका सूत्र होता है, यहाँ केंद्र है AB, आधा है तो B बराबर होता है μ0/2 I/R θ/360। थीटा जो है यहाँ पे 180 रखेंगे, चौथाई रहेगा थीटा जो है 90 रखेंगे, और आधा रहेगा तो 45 अंश। ये वाला फार्मूला याद कर लीजिए। उसी से हम अपना लगाएंगे यहाँ पर B1, माने B1 का मतलब 1 के कारण B1 बराबर हो जाएगा μ0/2 I/R1, थीटा के स्थान पर लिखेंगे 180/360, हो जाएगा μ0/4 2 दूना 4 I/R1। इसी प्रकार B2 बराबर, अच्छा इसका डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखिए, ए वाला 1 है, ऐसे करेंगे चुंबकीय क्षेत्र दिशा लंबवत ऊपर की तरफ, इसको हम लोग डॉट द्वारा प्रदर्शित करते हैं, लंबवत ऊपर की तरफ। B2 हो जाएगा μ0/2 I/R2 θ/180, थीटा के स्थान पे 180 ही रखेंगे, सॉरी θ/360। इसका भी आएगा μ0/4 I/R2, यह ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि अब धारा की दिशा इधर है तो हम ऐसे करेंगे, अंदर की तरफ होगा, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा हमारा B बराबर B1 माइनस B2 करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा μ0/4 I/1/R1 माइनस 1/R2, ऑप्शन नंबर 1 जवाब देता है कि 800 केल्विन पर वर्ग माध्य मूल चाल 200 केल्विन की n गुनी है। तो n का मान बताइए। चलिए हम लोग 800 केल्विन पर गैस की चाल मानते हैं V1, क्या मानते हैं, V1 नहीं 200 मान लेते हैं, 200 V मान लेते हैं, ठीक। तो 800 कितना होगा, केल्विन चाल 200 का n गुनी है, तो मतलब NV, ठीक। तो हम लोग सूत्र जानते हैं V/RMS अनुक्रमानुपाती √T होता है, अर्थात V1/V2 बराबर √T1/T2। तो V1 के स्थान पे लिखेंगे V, V2 के स्थान पे लिखेंगे NV। V1 किसको माने, 200 वाले को, और V2 800 को। यहाँ हो जाएगा मेरा √T1 के, तब यहाँ 200 हो जाएगा, और T2 हो जाएगा 800, 1/4 1/2 हो जाएगा, V खत्म, n बराबर 2। ऑप्शन नंबर 3 NVVO/VS, ठीक। यहाँ चिन्ह कैसे लगता है, जब स्रोत हमारे पास आता है तो आवृत्ति ज़्यादा प्रतीत होगी, जब स्रोत हमारे पास आती है तो आवृत्ति अधिक सुनाई पड़ेगी। तो अधिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे कम करेंगे, ऊपर ज़्यादा। तो ऊपर ज़्यादा का मतलब प्लस, और कम का मतलब माइनस। जब स्रोत हमसे दूर जाएगी, तो हमें आवृत्ति कम सुनाई पड़ेगा। और कम के लिए हम लोग क्या करते हैं, हर कम अंश कम हो जाएगा, हर ज़्यादा, ठीक है। हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, एक सीटी बजाने वाला 450 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि करते हुए 33 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक स्थिर श्रोता की ओर जा रहा है।
तो यह जो है श्रोता की ओर जा रहा है, स्रोत जो है श्रोता की ओर जा रहा है और श्रोता स्थिर है। ठीक है, यदि ध्वनि का वेग इतना है तो श्रोता द्वारा सुनी गई आवृत्ति, ये हो गया स्रोत, श्रोता, ये हो गया श्रोता, श्रोता को ऑब्जर्वर कहते हैं ओ, ये श्रोता है, स्रोत ये जा रहा है, तो हमें आवृत्ति अधिक प्रतीत होगी। अधिक में क्या आ गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। मान रखिए एन के स्थान लिखेंगे 450, भी के स्थान लिखेंगे 330 प्लस बी ओ के स्थान पे 33। श्रोता स्थिर है, स्थिर है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे 0 लिखेंगे। नीचे 330 माइनस वी एस के स्थान पे क्या लिखेंगे, वी एस 33 लिखेंगे, 33। इसको पूरा हल करेंगे हमारा आएगा 500 हर्ट्ज। आप सही है, हम चुंबकीय ऊर्जा घनत्व तो बराबर होते हैं, यही ऑप्शन सही है। इसका होता है ऊर्जा घनत्व U बराबर होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक इसका है विद्युत ऊर्जा के लिए है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और U ये ऐसे कर दे रहा हूँ मैं, और U भी होता है 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लिए होता है, और इन दोनों का मान बराबर होता है। फिगर अनंत परिपथ दर्शाता है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है या प्रतिरोध है। इसका सलूशन देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए। ये अनंत है, अगर मान लेते हैं हम पूरे का परिणामी प्रतिरोध R है, क्या है R, तो उसमें से हम इतना निकाल लेंगे तब भी जो बचेगा उसका परिणामी क्या होगा R। माना परिणामी प्रतिरोध R है, ये पूरे का प्रतिरोध R है, तो R में से हम इतना निकाल लेंगे तो जो इतना बचेगा उसका भी तुल्य प्रतिरोध R होगा। तो हमारा फिगर कैसे हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इस सब का तुल्य प्रतिरोध R हो गया। यहाँ पर कितना है 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर इसका समांतर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन हमारा फिर से प्रतिरोध 1 और R का समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा R डैश, 1 और R का प्रतिरोध हो जाएगा 1/R डैश बराबर 1/1 धन 1/R, 1/R डैश बराबर R में क्या R प्लस 1, तो कितना हो जाएगा R डैश बराबर R/R प्लस 1। इसका हो गया। अब फिर इसको ऐसे खींच देंगे तो 1 1 मेरा सर्किट ऐसे बन जाएगा। अब मेरा सर्किट ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे बन गया R डैश। अभी तीनों श्रेणी में हो गए, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा R बराबर 1 प्लस R डैश प्लस 1, 1 1 2 प्लस R डैश के स्थान पे R/R प्लस 1। इसको इस साइड कर लेते हैं, R माइनस R/R प्लस 1 बराबर 2 R स्क्वायर प्लस R माइनस R/R प्लस 1 बराबर 2। ये कट गया, R स्क्वायर बराबर 2R प्लस 1, R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 1 बराबर 0। सीधराचार्य के नियम से हल करेंगे इसको तो R बराबर हो जाएगा, सीधराचार्य के नियम से हल करें तो R बराबर 1 प्लस √3 ओम। एक बार फिर से सुन लीजिए थोड़ा सा। ये पूरा सर्किट है, इसमें से मैं इतना काट के निकाल दूंगा तभी पर ये सर्किट फिर इसी के बराबर होगा, क्योंकि ये अनंत है। अनंत में से थोड़ा सा काट के निकालेंगे, जो बचेगा वो भी अनंत है। तो हम पूरे का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध R मानते हैं। पूरे का तुल्य प्रतिरोध क्या मानते हैं R, देखिए यहाँ पर लिखे हैं। और ये जो थोड़ा सा इतना काटने के बाद जो बचा है इसका भी तुल्य प्रतिरोध कितना होगा R ही होगा। तो इसलिए हम अपना सर्किट बनाए 1 1 R, 1 1 1 R। अब क्या करना है, इसको समांतर क्रम में जोड़े हैं
उसके बाद मेरा सर्किट ये तैयार हो गया। फिर इसको श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, ये द्विघात समीकरण बनना, इसको हल करेंगे। आर का तुल्यमान आर का मान आएगा 1 + √3r। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 3। तो द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण से इसको हल करेंगे तो ये 1 प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा। तो माइनस इसलिए नहीं लिया गया कि यहाँ पर जोड़ने पर 1 1 2 हो जा रहा है। जब भी आएगा तुल्य प्रतिरोध 2 से ज़्यादा आएगा, माइनस कर देंगे तो 2 से कम हो जाएगा, मतलब 1 से कम हो जाएगा। हमें 2 से ज़्यादा चाहिए, इसलिए ये वाला आंसर प्लस वाला सही है। प्रतिरोध R से बहता आवेश Q समय t के साथ बदलता है। Q = AT - BT² के अनुसार R में उत्पन्न कुल ऊष्मा है। देखिए R में ऊष्मा कब तक उत्पन्न होगा, जब तक उसमें करंट बहता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले धारा निकालते हैं। Q = AT - BT², तो dQ/dt अवकलन करेंगे तो हो जाएगा ये -2BT। इसको हम लोग I के नाम से जानते हैं। dQ/dt = I होता है। अब कुल ऊष्मा पूछा करा कि R में उत्पन्न कुल ऊष्मा, R में कब तक ऊष्मा उत्पन्न, जब तक धारा बहेगी। धारा बंद हो जाएगा तो ऊष्मा का बहना बंद। तो यहाँ पर I = 0 लेने पर, I = 0 लेंगे तो -2BT = 0, तो T बराबर हो जाएगा A/2B। अब हम लोग क्या करेंगे, H निकालेंगे। H बराबर हो जाएगा I²R/dt। T के मान हो जाए 0 से T तक करेंगे इंटीग्रेशन। I² जो है लिखेंगे A-2BT, फिर R/dt 0 से T तक समाकलन। T का मान है A/2B, A-2BT R/dt। R बाहर ले लेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। 0 A/2B A-2B 2BT² dt। इस पूरे को हल करने पर हमारा आएगा 1/3 R/6B H बराबर। ऑप्शन नंबर 1। 0 सेंटीग्रेड ठंडी एवं θ सेंटीग्रेड गर्म संधि वाले ताप युग्म का विद्युत वाहक बल E तापक्रम के संबंध E = 40θ - θ² के अनुसार बदलता है। ताप युग्म का उदासीन तापमान है। तो उदासीन तापमान पूछा है, तो उदासीन तापमान के लिए -α/β सूत्र होता है। अल्फ़ा बीटा का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। E = 40θ - θ² इसको बोलते हैं अल्फ़ा थीटा माइनस बीटा θ²/2। तुलना कीजिए, प्लस होता है तो तुलना करेंगे से तुलना करने पर तो थीटा ख़त्म, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा हमारा 40 और β/2 बराबर -1/10, बीटा बराबर हो जाएगा -1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, मान रखिए -α -40, बीटा का स्थान -1/5, तो रीड ख़त्म। 40 × 5 बराबर होता है 200 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2। और घोल से 1.6 एम्पियर की धारा बहने पर 1 मिनट में कितने Cu2+ आयन अवमुक्त होंगे। तो इसका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, Cu2+ आयन अवमुक्त करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, इसको उदासीन करें Cu हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन से माने एक Cu2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। एक Cu जो है 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा, एक Cu 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा। ये बात हमेशा ध्यान रहे, ये बात आप ध्यान कर लीजिए। अब क्या है, Q बराबर हम लोग यहाँ नहीं जानते हैं और Q बराबर IT भी जानते हैं। यहाँ से N बराबर निकालेंगे तो IT/E। I की जगह क्या लिखेंगे, 1.6, T के स्थान पे 60, 1 मिनट है 60 लिखेंगे।
ई के स्थान इसको 6 गुणे 10 घाते माइनस 19, ई खत्म हो गया। कितना बचा 60 गुणे 10 घाते माइनस 19, माइनस से ऊपर जाएगा प्लस, तो 6 गुणे 10 घाते 20 हो गया। ये इतना इलेक्ट्रॉन है। अब एक बात ध्यान देना है, हमारा एक मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक Cu, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन से एक Cu 2 इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने पर बनता है बराबर 1 Cu प्लस। इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन से 1/2 Cu2 प्लस, इसलिए हमारे पास 6 गुणे 10 घाते 20 इलेक्ट्रॉन है। इससे हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे 6 गुणे 10 घाते 20 Cu2 प्लस, मतलब 3 गुणे 10 घाते 20 Cu2 प्लस। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 गुणे 10 घाते 20। ये ऑप्शन नंबर 1। निम्न के मौलिक नियम का वर्णन करते हैं। मैक्सवेल जो है वैद्युत चुंबकत्व के बारे में अध्ययन किए थे। तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कुहरे के आर पार नहीं देखा जा सकता क्योंकि कुहरे प्रकाश का अत्यधिक अवशोषण करते हैं। गलत। कुहरे प्रकाश का अत्यधिक कुहरे में मौजूद बूंदें प्रकाश का अत्यधिक प्रकीर्णन करती हैं। कोहरा में धूल कण बूंद जो होता है उस पर प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश बिखर जाता है, तो यह ऑप्शन सही है, प्रकीर्णन करती है। और कुहरे में मौजूद बूंदों से प्रकाश का पूरा आंतरिक परावर्तन होता है, ये गलत बात है। कुहरे का अपवर्तनांक अनंत होता है, ये भी गलत बात है, ये सही है। यदि R मान वाले n एक जैसे प्रतिरोधों से बने समांतर संयुक्त प्रतिरोध को श्रेणी संयुक्त प्रतिरोध में बदल दिया जाए तो नए प्रतिरोध का मान पुराने संयुक्त प्रतिरोध का m गुना है। तो जहाँ m है, देखिए n ठो प्रतिरोध R प्रतिरोध वाला n प्रतिरोध है, R प्रतिरोध की n प्रतिरोध है, तो समांतर क्रम संयोजन क्या होगा? समांतर क्रम संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस ऐसे 1/R। n ठो है, कई ठो है? n ठो है, तो 1/R बराबर n/R। समीकरण नंबर नहीं, R तो यहाँ से R का मान निकाल लेंगे, R/n, समीकरण नंबर 1। अब श्रेणी क्रम, अब इन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, इन्हीं प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा हमारा R डैश बराबर R प्लस R प्लस R प्लस ऐसे R, तो कितना है NR। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए, यहीं पे लिख दे रहे हैं थोड़ा सा। प्रश्न बोल रहा है जो ये R डैश है पहले वाले का m गुना है, इसका मतलब R डैश m गुणे R। R डैश के स्थान पर लिखेंगे NR, m के स्थान पे m, R के स्थान पे लिखेंगे यहाँ पर R/n। R ख़त्म, ये यहाँ पर चला जाएगा, R कैंसिल, n² बराबर m, तो m बराबर n², ऑप्शन नंबर 3। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन और बामर श्रेणियों की कुछ तरंगदैर्घ्य सीमाओं की आवृत्तियों का अनुपात, तरंगदैर्घ्य सीमाओं की आवृत्तियों का अनुपात लैम्डा और RZ² कोष्टक 1/n² माइनस 1/n2²। लाइमन के लिए n बराबर 1, n2 बराबर 2, बामर के 1 बराबर 1, n2 बराबर 2। यहाँ मान रखते हैं 1/λ, लाइमन के L मान लेते हैं, RZ² 1/n1 के स्थान पे 1² माइनस n2 के स्थान पे 2²। और बामर के लिए हो जाएगा, ये फर्स्ट हो गया, बामर के लिए हो जाएगा 1/λb, इमा हो गया RZ² 1/2² माइनस 1/3²। इन दोनों का भाग देंगे तो लैम्डा 1/2 करेंगे, 1/2। जब हम 1/2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा λb/λl बराबर, ये सब हो जाएगा RZ²
1/2² माइनस 1/3² नीचे RZ² 1/1² माइनस 1/2²। इसका मान पूरा आएगा, इसका मान पूरा आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 5/27। तो आवृत्ति का अनुपात पूछा है, तो आवृत्ति क्या होता है, तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम होता है, इसलिए आवृत्तियों का अनुपात। इसके बाद यहाँ से कर दे रहे हैं, आवृत्तियों का अनुपात हो जाएगा, ये व्युत्क्रम हो जाएगा 27/5। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। चिन्ह 1 2 3 4 तर्क द्वार है, आर नार एंड और एंड तर्क द्वार के लिए चिन्ह है। तो ये देखिए, ये आर गेट है, पहला वाला क्या है, आर गेट। आर गेट के लिए पहला आर गेट है, इसको पहला आर पहला हो गया, ठीक। और ये हो गया हमारा एंड गेट हो गया। ये कौन हो गया, एंड गेट। एंड गेट का आर है, नार है, एंड हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया एंड। नार क्या हो गया, नार का मतलब आर के बाद नाट, आर के बाद नाट कहाँ से लगा, ए वाला लगा है, तो ये दूसरा हो गया। मतलब ये पहला है, दूसरा ए है, इसको हम दूसरा लिख दिए। एंड तीसरे नंबर पे, तो यहाँ तीसरा लिखेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3। विकल्प से होगा 1 3 2, 1 3 2 विकल्प कौन है, मतलब ये आर, ऐसे लिख दीजिए, ये आर। ये क्या हो गया, ये एंड हो गया, क्या हो गया, एंड। ये क्या हो गया, नैंड, माने नार का मतलब आर के बाद नाट, आर के बाद नाट, ये नाट का प्रतीक है, आर के बाद नाट, ये हो गया नैंड, नार। तो हमारा क्रम कैसा है, आर पहला हो गया 1, सही है। नार दूसरा नंबर पर, तो नार दूसरे नंबर पे है, ए हो गया नार, मतलब विकल्प 3। और उसके बाद एंड तीसरे नंबर पर, ए विकल्प 3 सही है। अवधि तरंगे 100 माइक्रोसेकंड के अंतराल भेजता है, रडार का परास है। इसका आंसर जो हो जाएगा 15 किलोमीटर। दूरी के बिंदु पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है, तो आर से छोटा है के लिए जी प्रोपोर्शनल क्या है, जी प्रोपोर्शनल R², जी प्रोपोर्शनल R, जी प्रोपोर्शनल आर, जी। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है, ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या आर है, कितना है, आर है, इसकी त्रिज्या आर है। जब इसके आर जो है, ए वाला आर से छोटा आएगा, मतलब भीतर है, इसके अंदर जो आर है, उसके लिए हमें गुरुत्वीय त्वरण की गणना करनी है। तो हम देखिए एक सूत्र जानते हैं डायरेक्ट, जी डैश बराबर G1 - H/RE। तो यहाँ पर H जो है वही आर है हमारा, ये जो H है यही छोटा वाला आर के बराबर है। तो हमारा हो जाएगा जी डैश बराबर G1 - R/RE। तो यहाँ पर हो जाएगा जी डैश प्रोपोर्शनल R, ऑप्शन 2 सही है।